करते हैं, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है, इट मींस दैट इज बेसिक्स। और बेसिक वाली इसमें जो फर्स्ट में एक ही ऑप्शन है 10th, 10. ओके। 10. सेकंड, a solution react with crushed eggshells to give a gas that turns lime water milky। लाइम वाटर को मिल्की करने वाली मेजरली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, बट CO2. सल्फर डाइऑक्साइड भी कर देती है। बट जब क्रश्ड एगशेल की बात कर रहे हैं तो क्रश्ड एगशेल में मेनली क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो सल्फर डाइऑक्साइड वाली ऑप्शन रिजेक्ट कर देनी है। हालांकि सल्फर डाइऑक्साइड भी लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। क्यों करती है? क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करते हैं, दे आर गोइंग टू फॉर्म कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर। और जो ये कैल्शियम सल्फेट होता है ये भी इंसॉल्युबल होता है वाटर में, इन वाटर, और ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बन के सस्पेंडेड फॉर्म में रहता है वाटर में, जिससे आपको वाटर का जो आपका जो वाटर है वो मिल्की अपीयर हो जाता है। तो लाइम वाटर मिल्की कर रहा है, ठीक है, क्रश्ड एगशेल से जब कोई सॉल्यूशन रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन कौन सा होगा? आपको पता है एगशेल में क्या है? कैल्शियम HCl। कार्बोनेट। HCl. HCl. और जो गैस, यस, और जो गैस बन रही है वो आपके पास कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ही ये टेस्ट आता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कब रिलीज करते हैं कार्बोनेट्स? जब एसिड के साथ रिएक्ट किया जाए। तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। so there is HCl which is reacting with the eggshell, और eggshell में क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। थर्ड, 10 ml solution of sodium hydroxide is found to be completely neutralized by the 8 ml of given solution of HCl। 10 ml NaOH को, NaOH का कोई solution है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 8 ml लगता है HCl का, ठीक है। If 20 ml of the same solution of NaOH is taken, the amount of HCl required to neutralize it double। 16 ml. 16 ml. 3 अगर ml। 10 ml है, मान लो इसकी कंसंट्रेशन कुछ है, x मोलर है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को मोलैरिटी में एक्सप्रेस करते हैं। और भी यूनिट है, बट मोलैरिटी इज आल्सो वन ऑफ द यूनिट्स। मेजरली जो यूज होता है वो मोलैरिटी ही होता है। 10 ml ऑफ सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए यू नीड 8 ml ऑफ HCl। इसकी भी कंसंट्रेशन क्या है? लेट इट बी YmL, बाई मोलर। बट इतना पता है कि ये जो है ये थोड़ा कंसंट्रेटेड ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू दिस, तभी तो इसके 10 ml को इसका 8 ml ही लग रहा है, ठीक है। 10 ml के लिए को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका 8 ml लगता है, ओके। उसके बाद इसके 20, अगर इसका सॉल्यूशन 20 ml लें तो कितना लगेगा? ऑब्वियस है ये भी डबल हो जाएगा, 16 ml। तो थर्ड ऑप्शन का 16 ml। फोर्थ, which one of the following type of medicine is used for treating Antacid। indigestion? Antacid. Antacid। Antacid. Antacid। एंटासिड। देखो जो एंटीबायोटिक होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक क्या करते हैं हमारी बॉडी में? बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। किसको करते हैं खत्म? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया वगैरह को, अगर हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरियल Antibody. इन्फेक्शन है उसको दूर कर, उसको खत्म करते हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक का काम वो होता है। एनालिटिक्स कौन से होते हैं पता है? जैसे हमें सिर दर्द वगैरह होता है, ठीक है, कोई पेन किलर, कोई भी पेन किलर जो होता है उसको वो इस कैटेगरी में फॉल करता है, एनालिटिक्स, ओके, लाइक दैट, ओके। उसके बाद एंटासिड में, एंटासिड तो आपको पता ही है, एक्सेस ऑफ एसिडिटी को रिमूव करने के लिए यूज होता है एंटासिड। और एंटीसेप्टिक क्या होता है? एंटीसेप्टिक का तो आपको कंसेप्ट पता ही है, क्या होते हैं एंटीसेप्टिक? वुंड्स को हील करने के लिए। जो वुंड्स को हील करने के लिए यूज होते हैं। हालांकि ये भी एंटीबैक्टीरियल ही होते हैं, बट ये एक्सटर्नली यूज होते हैं, इनका इंटरनल एप्लीकेशन नहीं होता। ये आप एक्सटर्नल पार्ट पे यूज करते हो इनको, क्या बोल सकते हो आप? डेटॉल। हाँ, लाइक दैट, ठीक है, क्लियर। तो एंटीबायोटिक भी बैक्टीरिया को किल करते हैं, एंटीसेप्टिक्स भी बैक्टीरिया को किल करते हैं, बट ये इनसाइड द बॉडी के लिए यूज होते हैं, ये आउटसाइड द बॉडी के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ, राइट वर्ड। बेटा प्लीज म्यूट फ्रॉम योर साइड, अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इज देयर। अगर आपको डाउट होगा तो पूछ लेना। फिफ्थ, राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस व्हेन। इन सभी रिएक्शंस के लिए आपने रिएक्शन लिखनी है, बैलेंस्ड करनी है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक प्लस H2SO4
dilute is Z- going to sulfate give plus H2 ZnSO4 plus H2 plus H2 gas. gas and this is balanced. plus heat पहले वाले की बन गए प्लस हीट, हाँ क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. बी dilute hydrochloric acid react with magnesium ribbon. सेम रिएक्शन होनी है. मैग्नीशियम प्लस Mg plus HCl forms MgCl twice MgCl plus plus H2. H2 plus H2 gas 2HCl हीट, और इसमें आपके पास 2HCl बैलेंस करने के लिए 2HCl करना पड़ेगा लाइक दिस. ओके ये भी वैसे जो इसकी जनरल रिएक्शन है वो सेम ही चल रही है क्योंकि मेटल जो है दे रिएक्ट विद सॉल्ट, सॉरी दे रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड व्हाट हाइड्रोजन गैस. और सॉल्ट में जो एनायन है वो कहाँ से आता है? एसिड में जो एनायन होता है वो वाला, और जो कटायन है वो कौन होता है? वो मेटल वही होता है, उसी का कटायन. बेटा प्लीज म्यूट फ्रॉम योर साइड, डिस्टरबेंस आ रही है. सी पार्ट Sir, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. सर आई हैव अ डाउट. सर इसमें हम 2HCl plus 2MgO नहीं लेंगे बिकॉज मैग्नीशियम रिबन तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा ना. नो, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा ना एसिड से रिएक्ट करने के बाद. सॉल्ट बनता है ना, मैग्नीशियम का सॉल्ट कौन सा बनेगा? कैटायन मैग्नीशियम का ही बनेगा और एनायन जो है वो एसिड से आता है. एनायन कौन सा है इसमें? क्लोराइड. तो सॉल्ट कैसा बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड. यस सर. सी पार्ट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्युमिनियम पाउडर. ये भी जनरल रिएक्शन यही चल रहा है. मेटल प्लस एसिड इज गोइंग टू गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. तो आपके पास अब क्या है? एल्युमिनियम इज रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड dilute and there is formation of aluminium sulfate. एल्यूमिनियम जब भी सॉल्ट बनाता है तो अपने आप को +3 स्टेट में रखता है. तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? Al2SO4 thrice प्लस हाइड्रोजन गैस. यू नीड टू बैलेंस इट. यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 and you have to do here 3 also and heat also will be released. तो ये आपके पास C का आ गया. अब D का देखें लास्ट. dilute hydrochloric acid react with iron fillings. iron fillings मतलब आयरन के साथ. iron plus dilute hydrochloric acid HCl is going to give FeCl2 plus H2. इसको बैलेंस कर दो लाइक दिस. बट कई बार क्या होता है FeCl3 भी बन सकता है. यस सर वही डाउट है वो क्योंकि आयरन जो है वो दो तरह के ऑक्सीजन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, +2 एंड +3. ठीक है. मेजरली जब भी शुरू में रिएक्शन होगी इसकी तो बनेगा पहले यही. बट अगर इसको थोड़ी देर रख दोगे तो हो सकता है कि इसमें FeCl3 भी बनना शुरू हो जाए ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. और वैसे भी HCl भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम करता है. इट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो होगा क्या? अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो आप FeCl3 plus H2 और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है? यहाँ पे 3/2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जिसके कारण आपको पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. तो यू विल गेट 2Fe plus 6HCl is going to give 2FeCl3 plus 3H2. Students, am I audible to you? यस सर Yes, sir. Okay. तो ये भी ले सकते हो बट जब आपको पहले बोला जाए तो अब आपके पास FeCl2 ही बनाना है आपने. अगर आपको नहीं दिया तो FeCl2 वाला रिएक्शन ही लिखना है. ठीक है. फेरस, बट फेरिक भी बन सकता है. फेरस किसको बोलते हैं? जब आयरन +2 स्टेट में हो दैट इज कॉल्ड एज द फेरस, और जब आयरन +3 स्टेट में हो दैट इज कॉल्ड एज द फेरिक. सर अब एग्जाम में अगर आ रहा है तो हम Fe+2 वाले यूज करेंगे ना? हाँ Fe+2 वाला यूज करोगे. अगर मेंशन है तो मेंशनड के अकॉर्डिंग. ओके सर. 6th, compounds such as alcohols and glucose also contain hydrogen but are not categorized as acids. Describe an activity to prove it. जैसे मैंने आपको ये वाली एक्टिविटी करवाई भी थी कि हम क्या करेंगे? We will take a इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे ना. हाँ we will take a, जैसे मान लो बीकर ले लिया, उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए. ओके. और उसमें बाहर से आपने सेल लगा दिया. ओके. और यहाँ पे आपने एक बल्ब रास्ते में इसमें यहाँ पे बल्ब फिट कर दिया लाइक दिस. ओके. अब आप देखोगे यहाँ पे अगर एसिड पुट किया जाए तो एसिड सॉल्यूशन तो कंडक्टर होता है तो ये बल्ब ग्लो करेगा. बट यहाँ पे अगर आप अल्कोहल पुट करोगे या आप पुट करोगे ग्लूकोज तो क्या होगा? तो कंडक्टिविटी नहीं होगी. तो क्या होगा? इस बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी जिसके कारण ये नहीं जलेगा. ठीक है.
अल्कोहल्स और ग्लूकोज के फॉर्मूला अगर देखें उसमें हाइड्रोजन तो होता है बट आयोनाइजेबल हाइड्रोजन नहीं होता। तो वो जैसे HCl जब, कंपाउंड है। हाँ क्योंकि वो कोवलेंट कंपाउंड है। HCl जो है जब इसको वाटर में डिसॉल्व करें तो ये आयनाइज हो जाता है लाइक दिस, तो आयंस बनाता है। और करंट को कैरी करने के लिए आयंस की जरूरत होती है, फ्री आयंस की जरूरत होती है जो ट्रेवल कर सकें। अल्कोहल का फॉर्मूला, जैसे इथेनॉल का फॉर्मूला अगर लिखें, अल्कोहल वैसे कई तरह के होते हैं, मेथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये सारे अल्कोहल की कैटेगरीज हैं, बट हम मेजरली जो कॉमनली अल्कोहल होता है उसकी बात करेंगे, दैट इज इथेनॉल। इथेनॉल जो है इसमें हाइड्रोजन तो 6 दिख रहे हैं बट आयोनाइजेबल एक भी नहीं है। जब इसको डिसॉल्व करोगे तो ये इसी फॉर्म में रहेगा, ये आयनाइज नहीं होगा। ओके, तो इट मींस इसमें इसके सोल्यूशन में आयंस नहीं बनेंगे। अगर आयंस नहीं बनेंगे तो वो कंडक्टर नहीं होगा। सिमिलरली ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, इसमें भी दिखने में तो 12 हाइड्रोजन लग रहे हैं बट आयोनाइजेबल एक भी नहीं है, ये एज इट इज ही रहेगा जब इसको डिसॉल्व करवाया जाएगा। डू नॉट प्रोड्यूस आयंस, अगर डू नॉट प्रोड्यूस आयन इट मींस देयर सॉल्यूशन विल नॉट हैव आयंस, एंड इफ सॉल्यूशंस हैव नॉट आयंस देन इट मींस व्हाट इट मींस, बताओ जी। हेलो, सर इट विल नॉट बी सर कि एबल वो टू कंडक्टर नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी। तो सॉल्यूशन कंडक्टर नहीं होगा क्योंकि सॉल्यूशन को कंडक्ट करने के लिए नीड्स आयंस व्हिच फ्री कैन आयंस। मूव। फ्री आयंस तभी बोलते हैं फ्री, फ्री डजंट मीन विदाउट कॉस्ट, फ्री का मतलब है जो फ्रीली मूव कर सकते हो। जैसे जो आयनिक कंपाउंड्स, आपने आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड पढ़ा है 9th में? Yes, sir. तो जैसे जो Yes, आयनिक sir. कंपाउंड होते हैं अगर वो सॉलिड स्टेट में हो तो उनके जो आयंस होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं एक दूसरे के साथ, Yes, sir. तब आयंस तो होते हैं बट वो मूव नहीं कर सकते, इसलिए जो आयनिक कंपाउंड है वो सॉलिड स्टेट में कभी भी कंडक्टर नहीं दिखेगा आपको। हाँ, अगर आयनिक कंपाउंड आपने लिक्विड स्टेट में ले लिया, मतलब उसको मेल्ट कर दिया या तो उसको एक्वा सॉल्यूशन बना लिया, उस टाइम उसके आयंस भी हैं और वो फ्री भी हो गए, तब वो कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, किसी भी चीज का इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंडक्टर होने के लिए नेसेसिटी दो चीजें हैं, एक तो चार्ज पार्टिकल्स कि उसमें चार्ज पार्टिकल्स हैं, दूसरा दे कैन मूव। अगर ये दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई होती हैं तभी कोई चीज कंडक्टर होती है, अदरवाइज नहीं होती। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज? रेन वाटर में तो Sir, एसिड्स भी मिले होते हैं। Because Sir, it is distilled neutral in water nature and में rainwater mineral is ions नहीं acidic. होते। यस सर, डिस्टिल्ड उसमें वाटर तो में तो बहुत प्योर वाटर gases होता है ना, होती Yes, sir. हालांकि Mineral वाटर Yes, की so it is आयनाइजेशन, neutral in nature. वाटर की सेल्फ आयोनाइजेशन से भी थोड़े बहुत H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन बनते हैं बट ये बहुत कम होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते अगर हम प्योर वाटर की बात करें। रेन वाटर में क्या होता है, रेन वाटर में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है वो वाटर के साथ मिलकर बनाती है कार्बोनिक एसिड, तो रेन वो वाटर में acids mix हो कार्बोनिक एसिड भी जाते होता है। सिमिलरली सल्फर डाइऑक्साइड जो एमिशन से निकलती है वो भी वाटर के साथ मिलकर क्या बनाता है, आपके पास Sulfuric सल्फरस acid. एसिड, सल्फ्यूरिक नहीं Sulfuric. सल्फरस, सल्फ्यूरिक, हाँ सल्फरस। ठीक है, ये भी आयंस प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी ऐसे ही करती है, वो वाटर के Nitric साथ acid. मिलकर बनाती है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो ऐसे जो एसिड बनते हैं, तो ये वाले एसिड जो हैं रेन वाटर में मिले होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, रेन वाटर में आयंस, रेन वाटर एसिडिक नेचर का होता है, आयंस होते हैं उसमें ज्यादा होते हैं, जो कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में जब आ जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर देगा रेन वाटर। ये लिख सकते क्वेश्चन हैं नंबर distilled 8, water does not have mineral ion. हाँ डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट हैव मिनरल नहीं, मिनरल नहीं है, दैट इज नेचुरल होगा ना, वो तो मैन मेड थोड़ी ना है। डज नॉट हैव एसिड्स, डज नॉट हैव इम्प्योरिटीज, आप इम्प्योरिटी वर्ड भी यूज कर सकते हो, Okay. वाटर के अलावा जो भी है वो इम्प्योरिटी कहलाएगा। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डू एसिड शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर? क्योंकि वो तब अपना H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं कर पाते। They release H positive यस ion in सर, presence विद of वाटर water. इज अगर कंबाइंड टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। अरे ये थोड़ा समझ नहीं आया। बताता हूँ, HCl अगर मान लो आपके पास प्योर HCl, तो क्या होगा, ये HCl की फॉर्म में रहेगा, ये डिसोसिएट नहीं होगा। ठीक है, अगर बट ये HCl वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो होता क्या है, HCl अपने आप को H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में डिसोसिएट करवा लेता है, इसकी डिसोसिएशन में वाटर हेल्प करता है। तो जब ये H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा तभी तो अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा।
ठीक है। दूसरी एक और बात, H पॉजिटिव आयन जो है वो एज इट इज नहीं रहता वाटर में, वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बना देता है। ये इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ओके, क्लियर। बट हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपने हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख दो। मतलब हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि HCl जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो हाइड्रोनियम आयन बनाता है और क्लोराइड आयन बनाता है। हम कहते हैं इसका H पॉजिटिव आयन निकला और इसमें ऐड हो गया तो क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है। तो कई ऐसे भी बोल देते हैं कि जो एसिड्स हैं उनमें हाइड्रोनियम आयन होते हैं, जब उनको वाटर में डिसॉल्व किया जाए तब जाके वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, ओके। बट अगर ऐसा नहीं भी लिखना, आप सिंपली ऐसे लिख दो कि HCl जो है जब उसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है इट इज गोइंग टू शो H पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। ओके, बाद में बता दो कि H पॉजिटिव आयन एज इट इज तो रहता नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो होगा क्या, वाटर के साथ मिलके ये क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन। स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग मी? Yes, sir. हेलो, यस सर। Yes, sir. क्लियर हो गया? यस सर। 9th, 5 solutions A B C D E when tested with universal indicator, मतलब इसने यूनिवर्सल इंडिकेटर pH का भी पता लगा के दे देता है कि pH क्या होगा सोल्यूशन का। showed pH as 4, 1, 11, 7, 9 respectively, which solution is neutral, जिसका 7 है। 7, सेवन। strongly alkaline, strongly 11, alkaline मतलब 11। जितना ज्यादा pH हो उतना 11. अच्छा है। 7 से अबव जितना ज्यादा pH अबव हो उतना ही वो सोल्यूशन अल्कालाइन नेचर का होता है। इट मींस 11 सब। उसके बाद स्ट्रांगली एसिडिक, 1, 7 से One. जितना बिलो हो पीएच उतना अच्छा, 1 वाला। वन। वीकली एसिडिक, 4। एस हो तो एसिडिक बट वीकली, 4। वीकली अल्कलाइन, 9, 9। ओके, वेट। उसके बाद अरेंज दी पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H पॉजिटिव आयन। नहीं होगा। 9 थोड़ा न्यूट्रल होता है, 7 होता है। 7 का तो सर मेरे को लगता है ऑप्शन ही नहीं है बीच में। ये है तो है 7। ओके सर। तो नहीं, अगर 7 ऑप्शन ना होता तो 9 न्यूट्रल हो जाता। कैसे बातें कर रहे हो बेटा, क्या हो गया? नियर बाय न्यूट्रल होता ना उस हिसाब से। नियर बाय न्यूट्रल और न्यूट्रल में फर्क है ना। नियर बाय न्यूट्रल का मतलब है थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे हो सकता है। इट मींस वो स्लाइटली एसिडिक या स्लाइटली बेसिक कहलाएगा, नियर बाय न्यूट्रल। और उसमें अब आगे क्वेश्चन में क्या पार्ट है, अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन किसमें सबसे ज्यादा होती है, जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। एसिडिक। 1 वाले में सबसे ज्यादा H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन होगी, 4 वाले में फिर उससे 4, कम, 7, 7 वाले, 9, फिर उसके बाद 9 वाला, 11. उसके बाद 11। सबसे ज्यादा H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन किसमें है, जिसका pH 1 है, और सबसे कम किसमें है, जिसका pH 11 है। क्योंकि ये बेस है, इसमें OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। मैंने क्या बोला था, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो 10⁻⁻14 रहता है एट 25 डिग्री सेल्सियस। सर पहले अगर दोनों 11 में से एक की कंसंट्रेशन सर पहले 11 अगर नहीं आएगा। नहीं 11 वाले में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 10⁻11। और जो 1 वाला है उसमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 10⁻1। तो दोनों में से ज्यादा वाली वैल्यू कौन है, ये भी नहीं है। सर 9 से पहले 11 नहीं Increasing. 9 से पहले 11 नहीं आएगा। यस सर। 9 वाले में Excuse me, sir. Question में लिखा है increasing order of hydrogen concentration. ओके, तो यहाँ पे 11 आएगा पहले फिर 9 आएगा, क्योंकि 9 नहीं उल्टा नहीं हो गया, 9 ही आएगा पहले। 9 वाला वीकली बेसिक है और 11 वाला ज्यादा बेसिक है। जो ज्यादा बेसिक है उसमें OH नेगेटिव आयन बहुत ज्यादा होंगे और H पॉजिटिव आयन उतने ही अकॉर्डिंगली कम होते जाएंगे। सर हमने इसको इस ऑर्डर में रखना है कि हाइड्रोजन आयन बढ़ते जाए तो 11, 9, 7, 4, 1 नहीं होगा। अच्छा वो ओके, आप मतलब मैंने उल्टा बोल दिया, मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख दिया था ना। ऐसे कर लो, 11 उसके बाद फिर 9 उसके बाद फिर 7 उसके बाद फिर 4 Yes, उसके बाद 1। जिसका pH 1 है इट मींस उसमें 10⁻⁻1 कंसंट्रेशन है H पॉजिटिव आयन की। जिसका 4 है उसमें 10⁻⁴ है। जिसका 7 है उसमें 10⁻7 है। ठीक है। जिसका 9 है उसमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 10⁻9 है, क्योंकि pH का मतलब ही क्या होता है, माइनस लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, इसका ये मतलब समझ लो। और जिसकी 11 है pH उसमें 10⁻11 मोलर है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है सबसे ज्यादा किसमें है, 1 वाले में।
मतलब जो pH की वैल्यू है उसका 10 नेगेटिव कर दो, जैसे pH की वैल्यू 1 है तो उसको 10 - 1 कर दो। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इन द सॉल्यूशन। तो सबसे ज्यादा H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन किसमें है? 1 वाले में, और सबसे कम किसमें है? 11 वाले में। इक्वल लेंथ्स ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी। ये दो टेस्ट ट्यूब ली, आपने मान लो एक टुकड़ा इसमें डाला मैग्नीशियम रबर का और दूसरा टुकड़ा इसमें डाला, सेम लेंथ वाला। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब ए, इसमें आपने HCl डाला ए में, और बी में आपने क्या डाला? एसिटिक एसिड is added to test tube B, in which test tube will the fizzing occur more vigorously and why? In test HCl tube वाली A. साइड because HCl is more reactive than acetic HCl is acid. more reactive and more stronger as stronger comparison to acid. acetic acid। ठीक है, क्योंकि आपको पता है रिएक्शन कौन सी होनी है? मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ओके, ये रिएक्शन होनी है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ही जल्दी और विगरसली रिएक्शन कैरी आउट होता है। तो दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? HCl। तो फिजिंग अकर जो है वो टेस्ट ट्यूब ए में ज्यादा होगी एज कंपैरिजन टू टेस्ट ट्यूब बी। 11th, fresh milk has pH equal to 6. How do you think the pH will change as it turns into curd? कर्ड बनने में क्या होता है? उसमें लैक्टिक एसिड आ जाता है। मिल्क लैक्टिक लिया आपने, एसिड आ जाता है तो pH रिड्यूस हो जाएगी। उसमें Yes, sir. लैक्टिक एसिड बन जाता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड बनने से उसका पीएच जो है वो 6 से भी बिलो चला जाता है। ओके, और होता है लैक्टिक शायद एसिड क्यों बनता edible है? acids तो का 5 to 5.5 होता है ना 4 के करीब किस होता है शायद। तो कर्ड में। अब वो डिपेंड करता है, जैसे होता नहीं है कर्ड में कई बार बहुत ज्यादा खट्टी कर्ड होती है, तो उसमें क्या होगा? उसमें पीएच बहुत ज्यादा बिलो जा चुका है। वो तो डिपेंड करता है, आप फिक्स नहीं बोल सकते, आप इनके लिए रेंज बोल सकते हो। 4 to 5 ठीक है, मतलब 4 to 5। ठीक है, अगर बहुत ही ज्यादा खट्टी, मान लो आपने हफ्ता हो गया उसको वैसे ही रखा हुआ है, तो फिर और भी डिक्रीज हो सकती है, और चांसेस हैं। बट लैक्टिक एसिड इज एडिबल एसिड एंड वीक एसिड, ये याद रखना, मतलब वो एडिबल ही रहेगा। ओके, वो बात अलग है, अगर ज्यादा खट्टा हो गया तो आपसे खाया नहीं जाएगा वो। ओके, 11th 12th, अब मिल्कमैन एड्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। वैसे ये डिस्कस हो चुका है, तो आपने क्या डिस्कस कर लिया होता है उससे? फिर उससे पीएच वो इक्वल थोड़ा टू 6 बेसिक होता हो है, जाता है बेकिंग जिससे सोडा वो जो है ज्यादा दिन फ्रेश उसको ऐड करने से उसका पीएच 6 से अबव चला जाएगा, मतलब अराउंड 7 आ जाएगा, जिससे क्या होता है वो मिल्क जो है वो ज्यादा देर रह सकता है विदाउट गेटिंग सोर, मतलब जल्दी खराब नहीं होगा। जल्दी ओके, एसिड ज्यादा नहीं होगा ना उसमें। हाँ, क्योंकि उसमें जल्दी लैक्टिक एसिड बनेगा नहीं जितना मिल्क से कर्ड बनने के लिए चाहिए, तो इसलिए उसको ज्यादा टाइम लगेगा कर्ड में सेट होने में। क्वेश्चन नंबर ए और बी दोनों पार्ट बता दिए मैंने। 13th, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन द मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। एक्सप्लेन व्हाई। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4 dot half H अगर इसको मॉइस्चर प्रूफ SO4 dot कंटेनर में half H। नहीं रखा, सर वो अगर इसको जिप्सम विल मॉइस्चर सर बिकम वो हार्ड। जिप्सम बन जाएगा और वो फिर सर वो हार्ड आगे हो जाएगा। यूटिलाइज हो सकता है। एटमॉस्फेयर से 1.5 वाटर का मॉलिक्यूल लेके ये क्या बनाएगा? कैल्शियम सल्फेट डॉट 2s2o, मतलब दोबारा से जिप्सम बन जाएगा। और जिप्सम हार्ड होता है, जिस शेप में होगा उसी शेप में जिप्सम बन जाएगा। उसके बाद वो पीओपी बनाना है अगर उसको दोबारा, तो उसको पाउडर करके 100 डिग्री सेल्सियस पे फिर हीट करना पड़ेगा, फिर जाके पीओपी बनेगा। 14th, व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? गिव टू एग्जांपल। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के Reaction एग्जांपल क्या between होते हैं? एसिड और बेस and base to give वापस salt and salt water. and water। यूटिलाइज एंड सॉल्ट एंड वाटर सॉल्यूट। दिस इज कॉल्ड एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कोई भी एसिड कोई भी बेस दो लेके उसका उनका रिएक्शन दिखा दो, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो है रिमूव वॉशिंग के काम टर्मिनल आता है, हार्डनेस ऑफ वाटर। बेकिंग सोडा हार्डनेस ऑफ यूज्ड इन वाटर को मेकिंग रिमूव कर, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो है इसको ये हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में भी काम आता है। जो बेकिंग सोडा है ये बेकिंग के काम आता है। और से वॉशिंग एंड सोडा Used in बनाने antacids में ingredients. हाँ, उसको और प्रिपेयर बेकिंग में वॉशिंग बोल दिया सोडा। ना। और ये जो है ये फायर एक्सटिंग्विशर में भी तो काम आता है। Soda एंड acid इंपॉर्टेंट fire extinguishers. Soda फायर acid fire एक्सटिंग्विशर, extinguishers. यस, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर। एंड दूसरा इसका बेकिंग में यूज है। वॉशिंग सोडा का एक तो वॉशिंग में यूज हो गया, दूसरा यूज का क्या हो गया इसका? रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। used as bleaching agent. एज अ ब्लीचिंग एजेंट।
नहीं सर बेटा, आपने ब्लीचिंग एजेंट cleanser वाला ले कौन सा? ली। अच्छा क्लींजिंग है, वो तो वॉशिंग में आ गया ना, फिर क्या कर रहे हो? और दूसरा यूज बताओ, एक तो वॉशिंग हो गया, दूसरा हार्डनेस वॉशिंग ऑफ सोडा, वाटर। रिमूव हार्डनेस ऑफ हार्डनेस वाटर। ऑफ Big वाटर। hardness of हाँ water. मैंने पहले बोल भी दिया था, तुम लोग फिर भी देख लो।